जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एमसीक्यूज है करंट अफेयर के वो हम लोग देखेंगे। और एक वीडियो और कोशिश रहेगी आप लोगों के लिए आज एक और देने की, जिसमें 20 या 25 और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। तो ये काफ़ी सेलेक्ट करके आप लोगों के पास लाया जा रहा है, तो एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चन इसलिए रिपीट किया गया है ताकि वो इंपॉर्टेंट वाले आपको याद हो जाए सिर्फ वीडियो देख देख कर, और एग्जाम में आपको या जब भी ये इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। पहला सवाल है, इनमें से कौन सा ऐसा देश शामिल नहीं है, पहला जो 3 देशों के बीच में एक एक्सरसाइज किया गया है, मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसे हम बोलते हैं फ्रीडम एज। यानी फ्रीडम एज 3 देशों के बीच में एक पहला उनका ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है, त्रिपक्षीय अभ्यास है, और उसमें कौन सा देश शामिल नहीं है ये आपको बताना है। तो ये जो एक्सरसाइज है फ्रीडम एज, इसमें दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया, यूएस और जापान तीनों देश शामिल हैं। तो जो नहीं शामिल है वो है वियतनाम। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो साउथ कोरिया, यूएस और जापान ये तीनों जो है पहले अपने ट्राइलेटरल मल्टी डोमेन एक्सरसाइज इन्होंने किया है, जिसका नाम है फ्रीडम एज। दूसरा सवाल है, कौन सा दुनिया का पहला ऐसा देश बना है जिसने लाइव स्टॉक फार्मिंग, जिसे हम बोलते हैं पशुपालन, उस पर कार्बन टैक्स लगाया है, कार्बन कर लगाया है। क्योंकि हमें पता है कि जो पशुपालन होता है उसमें से बहुत सारा मीथेन जो है वो निकलता है, और मीथेन का इमिट होना, मीथेन का उत्सर्जन होने का मतलब ये है कि ग्लोबल वार्मिंग में उसका एक अच्छा खासा योगदान देना। तो ये जो देश है वो है डेनमार्क। इसको ध्यान रखिएगा, ये पहले भी कराया जा चुका है बट आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल है, कौन सा ऐसा देश है जिसने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को 100वें मेंबर की तरह, फुल मेंबर की तरह ज्वाइन किया है? यानी कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में 100वें पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो ये मैप भी बना हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं पैराग्वे हाईलाइटेड है, तो आंसर हो जाएगा सी, पैराग्वे। बाकी आप लोग इसका डिटेल देख लीजिएगा। कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें चैडविक हाउस जो है वो कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल, जिसे हम कहते हैं नियंत्रक एवं परीक्षा महालेखा परीक्षक, उनका पहला म्यूजियम या संग्रहालय के रूप में उसे तब्दील किया गया है? तो ये जो चैडविक हाउस है ये कौन से राज्य में है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है ये चैडविक हाउस, जो कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पहले संग्रहालय या म्यूजियम के रूप में इसे तब्दील किया गया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो चैडविक हाउस है ये शिमला का निवास हुआ करता था, किसका? कपूरथला के महाराजा का। तो कपूरथला के महाराजा का शिमला में जो निवास स्थल स्थल था चैडविक हाउस, उसे ही कैग का पहला म्यूजियम में तब्दील किया गया है। जून 2024 में जो कोयला मंत्रालय है उसने देश का पहला पायलट प्रोजेक्ट, पहला पायलट प्रोजेक्ट का मतलब यह है कि पहला इस तरह का कोई प्रोजेक्ट चालू किया है अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन का। आपको बताना है कि कौन से राज्य में इन्होंने शुरू किया है। यानी जून 2024 में भारत के कोयला मंत्रालय ने भूमिगत कोयला गैसीकरण, जिसे हम बोलते हैं अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन, उसके लिए देश का पहला पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, झारखंड। अब बस केवल शॉर्ट में ये समझ लेते हैं कि कोल गैसिफिकेशन क्या होता है। देखिए, जो कोयला है उससे सीधा सीधा फ्यूल गैस, यानी हम कोयले को ईंधन गैस में परिवर्तित करते हैं, और इसे संश्लेषण गैस यानी कि सीन गैस, सिंथेटिक गैस का नाम हम देते हैं। इसमें होता क्या है कि जैसे हवा है, ऑक्सीजन है, भाप है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इन सबको मिलाकर कोयले को 700 डिग्री सेंटीग्रेड या 700 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा पे हम गर्म करते हैं, और फिर वो एक ईंधन का रूप ले लेता है जिसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हाल ही में कौन सा ऐसा शहर है भारत का जो चौथा शहर बन चुका है वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा पाने वाला वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल के द्वारा? यानी हाल ही में कौन सा शहर वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल द्वारा वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त होने वाला भारत का चौथा शहर बन चुका है? तो आपके सामने ये 4 ऑप्शन हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, श्रीनगर। तो इसको ध्यान रखिएगा। देखिए, 3 पहले से शहर हैं, जयपुर, मल्लापुरम और मैसूर। जो वो ये 3 वो शहर हैं जिन्हें पहले ही विश्व शिल्प शहर के रूप में, वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के रूप में मान्यता मिल चुका है, मान्यता इन्हें प्राप्त हो चुका है। कौन सा ऐसा शहर है जिसने इतिहास रच दिया भारत के पहले यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर में शामिल होकर? यानी किस शहर ने भारत का पहला यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर का खिताब पाकर इतिहास रच दिया? तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कोझिकोड नाम आ रहा है। तो ये
कोझिकोड है केरल में, और इसी कोझिकोड को पहले हम कलिकट कहते थे। ध्यान रखिएगा इस बात को। 10वां जो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाया गया 2024 में, उसका थीम क्या है? अब देखिए, ये इंटरनेशनल डे ऑफ योगा जो 21 जून को हर साल मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ये 10वां था इस बार का। तो इसका थीम आपको पता होना चाहिए। तो इसका थीम है योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, यानी स्वयं और समाज के लिए योग। तो इसको ध्यान रखिएगा। देखिए, मैंने इमेज भी साथ में जोड़ रखा है, आप लोग इमेज को देखेंगे तो याद रहेगा। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2015 से प्रतिवर्ष 21 जून को वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है। हाल ही में रेलवे ने एक ट्रायल कंडक्ट किया था दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज पर, जो कि किस नदी के ऊपर स्थित है आपको बताना है, जम्मू कश्मीर में। हाल ही में रेलवे ने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर ट्रायल रन किया, जो किस नदी पर स्थित है? तो ये जो है चेनाब नदी पर स्थित है। इसको ध्यान रखिएगा। 359 मीटर के आसपास की इसकी हाइट है। और ये इमेज से आप देख सकते हैं कि जो एल्फी टावर है पेरिस में, वो 324 मीटर के आसपास है, तो 35 मीटर ये ज़्यादा है। तो ये यहाँ पर लिखा है, बाकी डिटेल आप लोग देख लीजिएगा। ये 4 राज्यों का चुनाव हुआ था। तो कभी कभी इस तरह से यूपी पीसीएस में सवाल पूछे जा चुके हैं। वो राज्य का नाम देकर सामने स्पीकर का नाम उन्होंने पूछा था विधानसभा का, उन विधानसभा का जहाँ पर चुनाव हुआ था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, और इसमें 4 अलग अलग जो स्पीकर हैं, सभापति हैं विधानसभा के, उनके नाम दिए हुए हैं पार्टी के साथ में। आपको बताना है कि कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है, यानी कि रॉन्गली मैच्ड है। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है, मिजोरम के सैम पोंगटे हैं। सैम पोंगटे जी जो हैं बीजेपी के विधानसभा के स्पीकर तो हैं, सभापति हैं, लेकिन मिजोरम के नहीं हैं। तो यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि गलत आपको चुनना था। ये अरुणाचल प्रदेश के हैं, ध्यान रखिएगा। बाकी उड़ीसा के सुरमा पाधी जी हैं, सुरामा पाधी जी बीजेपी के। आंध्र प्रदेश के चिंतकायला अयन्ना पदुत्री, ठीक है, ये इनका नाम है, टीडीपी के हैं। और सिक्किम के मिंगमा नरबू शेरपा हैं। ये एसकेएम उनकी एक पार्टी है, सिक्किम क्रांति मोर्चा करके, तो उसी के ये स्पीकर हैं, विधानसभा के सभापति हैं। ध्यान रखिएगा। ये अरुणाचल प्रदेश के टेसम पोंगटे जी हैं, बीजेपी के। भारत की क्या रैंक है ग्लोबल पीस इंडेक्स में 2024 में जो प्रकाशित की गई थी? तो वैश्विक शांति सूचकांक रैंकिंग के अनुसार भारत का क्या स्थान है? तो भारत का जो यहाँ पर स्थान है वो 116 है। पिछले साल भारत का जो स्थान था, रैंक था वैश्विक, ये जो ग्लोबल पीस इंडेक्स है, उसमें 126 था। तो 10 पायदान भारत ऊपर चढ़ा और आज 116वें स्थान पर खड़ा 163 देशों में। आइसलैंड जो है वो दुनिया का सबसे शांतपूर्ण देश है, 2008 से ये बना हुआ है पहले पायदान पर। और यमन जो है वो सबसे कम शांतिपूर्ण देश है। इसको ध्यान रखिएगा, लीस्ट पीसफुल नेशन है। भारत का क्या रैंक है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने हाल ही में रिलीज किया था, यानी हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किए गए वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक के अनुसार भारत का क्या स्थान है इसमें? तो भारत का जो स्थान है वो 63वां है, इसको ध्यान रखिएगा। और पहले नंबर पर अगर आप देखेंगे तो वो स्वीडन बरकरार है उस रैंकिंग पर। पिछले साल भारत की 67th रैंक थी। तो 4 पायदान की भारत को बढ़ोतरी हुई है, इस रैंक में फ़ायदा हुआ है। कौन सा ऐसा पोर्ट है, भारत का पहला पोर्ट बन चुका है, जो कि वर्ल्ड बैंक के कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में पूरे दुनिया में टॉप 20 रैंक में शामिल हो पाया है? यानी निम्नलिखित में से कौन सा विश्व बैंक के कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में ग्लोबल टॉप 20 में पहुंचने वाला पहला भारतीय बंदरगाह बन चुका है? ये आपको बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, विशाखापट्टनम पोर्ट या फिर विशाखापट्टनम बंदरगाह। तो इसको ध्यान दीजिएगा। और बाकी जो इसमें डिटेल है, इसमें ये लिखा है कि टॉप 100 में हमारे 9 और पोर्ट आए हुए हैं। तो अगर आपसे ये स्टेटमेंट दे दे कि टॉप 100 में सिर्फ और सिर्फ विशाखापट्टनम बंदरगाह को शामिल किया गया है, तो ऐसा नहीं है। टॉप 20 में ये आया है। टॉप 20 में अभी तक कोई भी हमारा बंदरगाह या पोर्ट शामिल नहीं हुआ था इस इंडेक्स सूचकांक में, लेकिन टॉप 100 में हमारे 9 पोर्ट हैं, मौजूद हैं। इसको ध्यान रखिएगा। हाल ही में 50वां G7 समिट कहाँ आयोजित किया गया? यानी हाल ही में 50वां G7 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, इटली। वहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी हुआ कि भारत और मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की भी बात की गई, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है। ये जो ईस्ट कॉरिडोर है, ये भारत को अरेबियन गल्फ से ज्वाइन करेगा, और जो नॉर्दर्न कॉरिडोर है फिर वो गल्फ खाड़ी देशों से यूरोप को ज्वाइन करेगा। तो अगर आप इसमें मेन पोर्ट देखेंगे, तो जैसे मुंबई से अगर आप जाएंगे तो यूएई में
जाबेल अली पोर्ट है, बंदरगाह है। उसके बाद सड़क मार्ग होते हुए हराद पहुंचेगा, हराद सऊदी अरेबिया में है। अल हदीथा सऊदी अरेबिया में है, रियाद तो सऊदी अरेबिया की राजधानी है ही। उसके बाद इज़राइल पहुंचेगा, हाइफ़ा। ये हाइफ़ा कहाँ पर है? इज़राइल में। और फिर उसके बाद पिरायस जो है वहाँ भी पहुंचने का चांस है, इसी समुद्री रास्ते से, मेडिटेरियन सी से होते हुए, भूमध्य सागर से होते हुए, जो कि ग्रीस में स्थित है। तो इसको आप लोग देख सकते हैं। और यूएई में अल गुआफात भी है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। हाल ही में यूनाइटेड नेशन ने 2025 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष डिक्लेयर किया, ये आपको बताना है। यानी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, फिगर में भी आप देख सकते हैं, ये क्वांटम मैकेनिक्स जैसा कुछ दर्शा रहा है। तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी क्वांटम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को घोषित किया है। ऐसा इसलिए किया है क्योंकि 100 साल पहले अगर आप देखेंगे तो जर्मन फिजिसिस्ट थे, भौतिक वैज्ञानिक, जर्मन के भौतिक विज्ञानी थे हाइजनबर्ग। तो हाइजनबर्ग के बारे में हम लोग हमेशा पढ़ते भी रहते हैं। तो 1925 में उन्होंने एक पेपर को प्रकाशित किया था, और उसी के आधार पर आज हम क्वांटम मैकेनिक्स को जानते हैं, आधुनिक क्वांटम यांत्रिकी को समझते हैं। तो क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो एक फंडामेंटल थ्योरी है जो हमें ये बताता है कि जो एटम है, अणु है, उसमें भी छोटे छोटे जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रिनो, ये सब जो पार्टिकल होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल जिन्हें हम लोग बोलते हैं, तो आखिर उनका बिहेवियर कैसा होता है, उनका नेचर कैसा होता है, वो किस तरीके से कार्य करते हैं, उस स्तर पे जाके हाइजनबर्ग ने हमें समझाया था 100 साल पहले। और 100 साल पूरे होने के उनके इस काम की उपलब्धि में 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि क्वांटम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष संयुक्त राष्ट्र ने घोषित किया है। उसके बाद हम देखते हैं अगला सवाल। हाल ही में दुनिया का सबसे पुराना टर्माइट माउंड, यानी दुनिया का सबसे पुराना दीमक का टीला कौन से देश में पाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साउथ अफ्रीका, यानी कि दक्षिण अफ्रीका में दुनिया का सबसे पुराना दीमक का टीला पाया गया है। कभी कभी इस तरह के भी सवाल पूछ दिया करते हैं एग्ज़ाम में वो लोग। तो यहाँ पर आप ध्यान ये दीजिएगा, ये मैप है, और ये जो माउंड है, ये जो टीला है, ये दक्षिण अफ्रीका के नामाकुआ लैंड के आसपास के क्षेत्र में है। तो ये नामाकुआ लैंड क्षेत्र है, इसको देख लीजिएगा एक बार किधर है। तो दक्षिण पश्चिम साइड में आपको दक्षिण अफ्रीका के देखने को मिलता है नामाकुआ लैंड। कौन सा ऐसा देश है जो पहला साउथ ईस्ट एशियन नेशन बन जाएगा जो लीगलाइज किया है सेम सेक्स मैरिज को? यानी कौन सा देश समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश बन जाएगा? आपको इसका आंसर बताना है। अब देखिए, इसमें आपको ध्यान ये देना है कि ये पहला साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा, ये पहला एशियन नेशन नहीं है, इसीलिए आपको ध्यान देना है। ऐसे ये एशिया में तीसरे नंबर पर आएगा। पहले कौन से दो देश हैं मैं आपको बता दूंगा पीछे। तो ऐसे थाईलैंड है ये, ठीक है? और थाईलैंड जो है वो तीसरा एशियाई देश बनेगा नेपाल और ताइवान के बाद। तो पहला नेपाल था, दूसरा ताइवान था, तीसरा एशियाई देश बन चुका है थाईलैंड, जो कि लीगलाइज किया है सेम सेक्स मैरिज को, यानी समलैंगिक विवाह को वैध बना दिया गया है इस देश में। क्लॉडिया शेनबॉम जो हैं वो पहली फीमेल प्रेसिडेंट चुनी गई हैं कौन से देश की, ये आपको बताना है। क्लॉडिया शीनबॉम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं? तो ये मेक्सिको की बनी है। मेक्सिको की जो राजधानी है मेक्सिको सिटी, उसकी ये मेयर थी। तो कोई भी व्यक्ति जो कि मेक्सिको में, उनके राजधानी मेक्सिको सिटी का अगर मेयर बन जाता है तो उसे एक तरीके से दावेदार मान लिया जाता है अगले राष्ट्रपति के तौर पे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है वो। तो उसके पहले ये मेक्सिको सिटी की मेयर रह चुकी हैं, और इसीलिए बाद में ये दावेदार के रूप में भी आगे आई, और मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में ये नियुक्त हुई हैं, चुनी गई हैं। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तृष्णा एक इंफ्रारेड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मिशन है। भारत और कौन से दो अन्य देश के साथ मिलकर इसे बनाया गया है? यानी तृष्णा भारत और किस अन्य देश के बीच एक अवरक्त या इंफ्रारेड पृथ्वी अवलोकन उपग्रह मिशन है? तो ये भारत और फ्रांस ने मिलकर बनाया है। अर्थ ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है? अर्थ ऑब्जर्वेशन का सिंपल मतलब ये होता है कि आप धरती को देख रहे हैं, कितने पेड़ हैं, कहाँ नदी है, कहाँ पानी है, कितने जल है, ये सब चीज़ें जब आप ऊपर से देखते हैं सैटेलाइट से, तो ये आपका हो जाता है अर्थ ऑब्जर्वेशन। क्योंकि आप जब देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि कहाँ पर आपके झील सूख रहे हैं, कहाँ पे आपकी नदियाँ सूख रही हैं, कहाँ जंगल कितने कट रहे हैं, ये सब चीज़ें आपको पता चलती है। साथ ही साथ जो ये
इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट है, इससे आप ये भी पता कर सकते हैं कि धरती के ऊपर जो सतह तापमान है, अर्थ सरफेस टेम्परेचर, वो कितना है। तभी आप समुद्र के ऊपर के तापमान को भी पता कर पाते हैं, तभी आप ग्लोबल वार्मिंग को अच्छे से आंक पाते हैं। तो ये सब काम जो है आप इस सैटेलाइट से कर पाएंगे। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस, जो कि हर वर्ष 5 जून को मनाया जाता है, आपको ये बताना है कि इस बार का उसका थीम क्या था। तो 5 जून को विश्व स्तर पर एवं वार्षिक रूप से मनाए जाने वाले विश्व पर्यावरण दिवस का विषय क्या था? तो इसका विषय इस बार रखा गया था लैंड रिस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रिजिलियंस। अब यहाँ देखिए कुछ चीज़ें हैं, आपको समझना बहुत ज़रूरी है। एग्जामिनेशन में इसमें से छोटे छोटे पॉइंट बनाकर आता है, तो इसको थोड़ा 1 मिनट देख लीजिए। देखिए, जो पहला वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया गया था, यानी पहला जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था, वो 5 जून 1973 को मनाया गया था। और उसका जो विषय था, जो थीम था, जो स्लोगन था, नारा था, वो था ओनली वन अर्थ, यानी हमारा सिर्फ एक पृथ्वी है, हमारे पास सिर्फ एक पृथ्वी है। तो एक बहुत ही पावरफुल स्लोगन था। उसके बाद देखिए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है, 5 जून को ही विश्व पर्यावरण दिवस हम क्यों मनाते हैं, वहाँ से शुरुआत क्यों हुआ? क्योंकि यूनाइटेड नेशन का कॉन्फ्रेंस एक बैठा था ह्यूमन इन्वायरमेंट को लेके, जो कि स्टॉकहोम स्वीडन को मनाया गया था इसी 5 जून को। यानी अगर हम समझेंगे तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 5 जून के दिन ही स्टॉकहोम स्वीडन में मानव पर्यावरण पर आयोजित किया था संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। और इसीलिए 1972 में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में इसे नामित किया गया था, और पहली बार मनाया गया था 1973 में। ठीक है। और 2024 जो है वो 30वां एनिवर्सरी है, 30th एनिवर्सरी है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का, यानी 30वीं वर्षगांठ है विश्व पर्यावरण दिवस का। और इसीलिए यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू, और साथ ही साथ जो ये यूएनसीसीडी बनाया गया था, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, इसका भी पूरा होता है सालगिरह। ठीक है, ये भी इसी समय बनाया गया था, तो दोनों का 30वां एनिवर्सरी है, ध्यान दीजिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको रिवाइज कर लीजिएगा। यहाँ तक अपना टॉप 20 करंट अफेयर पूरा होता है। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।